आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है एनालिसिस पैरालिसिस। हम सब ने कभी ना कभी पाया होगा कि हम सब एक लूप में फंस जाते हैं, एक सिचुएशन को इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर देते हैं, उस चीज़ के बारे में हम कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं हैं, अप टिल अ पॉइंट कि हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। हम सिर्फ एनालिसिस ही करते जाते हैं। हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें कोई चीज़ सीखनी है, हमें कोई चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है उसके बारे में, हम कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, और अगर थोड़ा सा पता है उसके बारे में तो कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। ये तब होता है जब हम स्टक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उस मोमेंट पे हर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑथर है जिसे अपनी बुक स्टार्ट करनी है लिखने के लिए, और उसने पहला चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है, पर वो एक इंसान पैरालाइज हो चुका है उसी पहले चैप्टर में ही। वो लूप में फंस गया परफेक्शन के, कि उसे अपनी राइटिंग टेक्निक को बेटर बनाना है, उसे पहले चैप्टर को बेटर बनाना है, उसे अपना पहला कैरेक्टर एकदम बेटर बनाना है, बेटर प्लॉट तैयार करना है, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही कई सारे हफ्ते बिता दे रहा है क्योंकि उसे वो फर्स्ट चैप्टर परफेक्ट बनाना है। तो इसीलिए वो उस पहले चैप्टर को ही कई बार रीराइट करता रहता है, क्योंकि उसको ये चीज़ लग रही होती है कि जो ऑडियंस है, जो पढ़ रही है उस बुक को, वो ऐसा सोचेंगे कि ये परफेक्ट नहीं है, इसका पहला चैप्टर परफेक्ट नहीं है, तो उसकी पूरी बुक ही परफेक्ट नहीं होगी या बुक ही बेकार होगी। तो इससे होता क्या है, उसकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में साल बीतते जाते हैं और उसकी बुक वो ख़त्म ही नहीं हो पाती। और ऐसा ही होता है हमारे साथ रियल लाइफ सिचुएशंस में। हम कॉन्स्टेंटली बस रिसर्च करते रहते हैं। हमें कोई चीज़ करनी होती है, हमें कोई स्किल सीखनी होती है, शॉपिंग भी करनी होती है, अगर आधे टाइम हम रिसर्च करते रहते हैं। बड़ी परचेजेस के लिए तो हमें सोचना ही पड़ेगा। तो ये हम करते क्यों हैं? जो मैंने डिस्क्लेमर अभी दिया, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है बड़ी परचेजेस लेने से पहले, क्योंकि हमें डर होता है एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का, कि कहीं हमारा ये डिसीजन गलत ना हो जाए। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमें बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस अपनी लाइफ में लेने से मना कर देती है, इसके चक्कर में कि कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। इस चक्कर में हम कई सारे डिसीजंस जो हमारे लिए क्रूशियल है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वही हम नहीं ले पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, अनगिनत ऑप्शंस होंगे, हमें अगर एक स्किल सीखनी है तो उसके लिए 100 से ज़्यादा वीडियोस होंगे, 100 में से हमें 50 वीडियोस देखने हैं, तो हमारी रिसर्च कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि हमें अपनी रिसर्च पूरी पक्की करनी है, और उस रिसर्च के चक्कर में रिसर्च में ही फंसे रह जाते हैं। एक चीज़ होती है कि हमने एक टॉपिक के ऊपर 10 दिन लगा करके, हफ्ता भर लगा करके हमने उसके ऊपर रिसर्च कर ली, पर हम उस चीज़ के बारे में अगर 2 महीने 3 महीने तक रिसर्च ही करते जा रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रिपरेशन स्टेज। ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो बन जाता है हमारा प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज होता नहीं है, वो होता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन स्टेज, जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन काम कर रहा होता है, पर हमें लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। इस एरा में जहाँ पे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पे चॉइसेस की भी कोई कमी नहीं है। हम हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन लगा करके एक चीज़ के ऊपर बहुत दृढ़ता से काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा हो, पर चौथे दिन हमें उससे ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग दिख जाएगा, और 5वें दिन हम उस दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करने लगेंगे। फिर हमें 9वें दिन तीसरा कोई ऑप्शन मिल जाएगा, हम उस पर काम करने लगेंगे, और वही साइकिल चलती रहेगी, उसको कंसिडर करने लगेंगे। जहाँ पे हमने अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमें ही दिक्कत होने वाली है। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हमें वो समझ में नहीं आता है कि हमें क्या सूटेबल लग रहा है, और एक कोई चॉइस बन ही नहीं पाती है एट द एंड, और सब कुछ छूट जाता है। यही होता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके सामने और आप उसमें से चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। हम एक चॉइस बना ही नहीं पा रहे हैं। ये एक स्टडी भी है, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन होने के चांसेस कम होते जाएंगे, हमारे हैप्पीनेस के चांसेस कम होते जाएंगे, हमारे उस डिसीजन से, उन सारे ऑप्शन से हमारे खुश होने के चांसेस कम होते जाएंगे। इस सारे चॉइस और ऑप्शन ओवरलोड की वजह से हो क्या रहा है, ना हम खुश हो पा रहे हैं, ना हम सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग तो पहले दिन से नहीं हो पा रही है। और एनालिसिस पैरालिसिस में फंसना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम में फंसते हैं, इस चीज़ में करते हैं ये चीज़, कहीं ये डिसीजन गलत ना हो जाए, हम अपनी डिसीजन मेकिंग पर डाउट करने लगते हैं। पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हम उस पहले एक्सपीरियंस से सीख लें,
ताकि दूसरा जब हम एक्सपीरियंस वैसा ही करें तब उस लूप में ना फंसे। पर ये सब बोलने से तो कुछ होता नहीं है। होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो लॉस एवर्जन पे ही बेस्ड होता है। हमें कोई डिसीजन बनाने से पहले उसके लॉसेस ज़्यादा दिख रहे होते हैं। जो उस डिसीजन से लॉस होगा उससे ज़्यादा डर लग रहा होता है, ना कि उस चीज़ की खुशी हो रही होती है कि डिसीजन हमने बना लिया और अगर उससे कोई गेन हो गया तो उससे जो खुशी होगी वो हो सकता है उस लॉस से बड़ी हो। पर हमारा जो फोकस होता है वो लॉस पे ही जा रहा होता है। हम चाहे माने चाहे ना माने, हर समय हमारे ऊपर एक फियर ऑफ रिग्रेट काम कर रहा होता है। अगर मैंने ये ले लिया तो व्हाट इफ दिस, अगर ये हो जाए तो क्या होगा। और यही जो हमारे माइंड के अंदर व्हाट इफ सिनेरियोज बन रहे होते हैं ना, ये उस चॉइस से कमिट ही नहीं करने देते हैं। जो चॉइस हमने बना ली है उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाए, नहीं कर पाते। क्योंकि आप पहले एक बार सोच लेंगे कि आपको यूपीएससी देना है, पर फिर उसके बाद में ठीक है 4 महीने हुए नहीं, 5 महीने हुए नहीं, अब लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, अब चलो दूसरे छोटे छोटे एग्जाम पे फोकस करते हैं। आपने पहले तो प्रिपरेशन स्टेज में 6 महीने निकाल दिए, अब लग रहा है व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ मेरा होगा नहीं, अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, अगर मैं प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाऊँ तो क्या होगा। अच्छा ठीक है 4 महीने हुए हैं अभी, अब छोटे छोटे एग्जाम से फोकस करते हैं। हम रिग्रेट से बचना चाहते हैं इसलिए 25 चॉइसेस बना के रखते हैं। हम फोमो से बचना चाहते हैं इसलिए हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। हम कर रहे थे किसी और टेक स्टैक पे काम, पर अब हमें करना है एआई पे काम। ओपन एआई बहुत सही चीज़ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत सही चीज़ है, प्रॉम एकदम हॉट टेक स्टैक है, हम उस पर काम करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमें अपग्रेड ही नहीं करना है, पर एक स्किल के ऊपर अगर हमने ढंग से काम कर लिया तभी तो हम दूसरे के ऊपर भागेंगे कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मल्टीपल ऑप्शन जब तक रखेंगे तब तक एक स्किल में कभी कमिटमेंट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें फोमो होने लगता है। ट्विटर पे तो ये मस्त चीज़ चल रही है, ट्विटर पे लिंक्डइन पे तो ये वाला टेक स्टैक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, सब लोग इसी पे सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं। मैं जिस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ वो सही नहीं है, मैं जिस इंसान के साथ में हूँ वो सही नहीं है, मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो सही नहीं है। मेरे पास जो 4-5 दोस्त हैं वो लोग कुछ हैपनिंग नहीं कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग कहीं रात में जा नहीं रहे हैं, तो वो लोग सही नहीं है। जो दूसरा वाला ग्रुप है वो रात में हैंग आउट भी कर रहा है, वो ट्रिप्स भी प्लान कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो मुझे क्या होगा, मुझे फोमो होने लगेगा इस एग्जिस्टेंट ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे भी तो चॉइस का ओवरलोड ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पीस के लिए एक ग्रुप चूज करना पड़ रहा है और जो दूसरा ग्रुप है उससे मुझे फोमो हो रहा है। वो फोमो क्या करेगा, वो मुझे एंग्जाइटी में डालेगा कि वो वाला जो ग्रुप है वो बहुत हैपनिंग है, वो हैंग आउट करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। यही जो आइडिया होता है कि मैं इस ग्रुप के साथ में रहूं या वो ग्रुप हैपनिंग है तो मैं उसके पास में जाऊं, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये शांत है पर ये सरल है। वो हो सकता है वो जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो सकता है, बट दे आर नॉट इमोशनली अटैच टू ईच अदर। उस ग्रुप के बदले में मैं अगर इस ग्रुप को, एग्जिस्टिंग ग्रुप को चूज करूं, तो ये जो आइडिया होता है यही एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है। इस ग्रुप में होने के आपके खुद के अपने फायदे हैं, तो ये ग्रुप्स के लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू होता है। तो जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो हमें एनालिसिस पैरालिसिस में ज़्यादातर फंसा के रखती है वो होता है संक कॉस्ट फैलेसी। क्योंकि जब हम रिसर्च स्टेज में होते हैं तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के यही सोच रहे होते हैं, अगर मैंने इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इस चीज़ के ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, तब नहीं होगा तब क्या होगा। और इसीलिए हम महीनों महीनों तक डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा एफर्ट है वो पे ऑफ करे। और संक कॉस्ट फैलेसी सिर्फ चॉइस करने में नहीं काम कर रही होती है, किसी चीज़ को छोड़ने में भी काम करती है। क्योंकि हो सकता है हम किसी कोर्स के मिडिल में हो सकता है हम किसी फ्रेंडशिप में हो, किसी के साथ में 4-5 साल से हो, तो वहाँ पे भी संक कॉस्ट फैलेसी काम कर रही होती है। क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमने इस चीज़ के ऊपर 4-5 साल लगा दिए हैं, इस कोर्स के ऊपर हमने बहुत सारा एफर्ट लगा दिया है, बहुत सारा टाइम लगा दिया है, पैसे लगा दिए हैं, इसीलिए हम उस चीज़ को छोड़ने का डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। और हमें ये क्लियरली दिख रहा होता है कि उस इंसान को, उस कोर्स को, उस रिलेशनशिप को छोड़ने में ही हमारी भलाई है, पर हम नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वहाँ पे संक कॉस्ट फैलेसी काम कर रही होती है, जो हमें ले जाती है बैक टू द बेसिक्स, एनालिसिस पैरालिसिस में। मैं छोड़ूं कि ना छोड़ूं, छोड़ूं कि ना छोड़ूं। नेक्स्ट चीज़ हमारे एनालिसिस पैरालिसिस में काम करती है वो होता है सोशल प्रेशर। ये सोशल प्रेशर हर जगह काम करता है, एक छोटे से छोटे बच्चे के ऊपर भी, एक बड़े से बड़े इंसान के ऊपर भी, हर किसी के ऊपर ये सोशल प्रेशर काम करता है। और जब हम टीन एज से लेकर के एडल्ट स्टेज में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया और मैं फेल हो गई तो वो क्या सोचेगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कॉलेज वाले क्या सोचेंगे, स्कूल वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे, इन जनरल वो सोशल सेटिंग के लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ दीज पीपल, स्कैर्ड ऑफ द जजमेंट मेड बाय दीज पीपल, जिन्हें शायद मतलब ही नहीं होता है हमारी लाइफ से, जिनकी लाइफ के अंदर हमारी लाइफ का 0.1% भी इतना मायने ना रखता।
पर हम उन लोगों की सोच का सोच करके एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं, अपने लिए डिसीजन नहीं बना पाते हैं। एक एज तक हम ये सोचते रहते हैं कि ये सोसाइटी क्या सोचेगी, ये वाली आंटी क्या सोचेंगी, और जब हम उस उम्र से निकल के दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच जाते हैं तब वही सोसाइटी हम खुद बन जाते हैं। हमें देख करके कुछ बच्चा सोच रहा होता है कि ये वाली आंटी क्या सोचेंगी, ये वाली आंटी क्या सोचेंगी, ये सोसाइटी क्या सोचेगी। पहले हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, फिर वो बच्चा हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि हम खुद सोसाइटी बन चुके होते हैं। तो अगर इसी लूप में फंसे रहना है और यही सोचना है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसी लूप में फंसे रहना है, तब तो फिर अलग बात है। तब फिर डिसीजन ना लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन। और जब हम अपने लिए खुद के लिए कोई डिसीजन ले लेंगे तब हम ये डिसाइड कर लेंगे हम कैसी सोसाइटी का पार्ट होंगे। तो इस एनालिसिस पैरालिसिस के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप किसी भी डिसीजन को सेकंड गेसिंग करते रहते हैं, ये नहीं तो ये ठीक है, वो नहीं तो तीसरा कुछ ठीक होगा। और ये जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है वो हमें मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। बगैर किसी प्रोग्रेस के, बगैर किसी रिजल्ट के हम थक चुके होते हैं। रिसर्च कर करके, ओवर थिंकिंग कर करके हम थक चुके होते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने इकट्ठा कर ली है, पर उस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। जिस एक पर्टिकुलर कोर्स में मैं इनरोल्ड हूँ, उस कोर्स से रिलेटेड मैंने 10 तरीके के स्टडी मटेरियल तो ले लिया, पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। काम तो क्योंकि 2 बुक से भी हो जा रहा था, पर ले मैंने 50 लिए हैं, और उससे होगा क्या, मैं डेडलाइन मिस करने लगूंगी। मैं जो चीज़ मैंने सोची थी 10 दिन में करने की, उसके लिए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एनालिसिस पैरालिसिस को ओवरकम करने के लिए। पहली चीज़ है डेडलाइन बना के चलने की, कि करना है तो करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम अगर अपने आप को देंगे एक टाइम फ्रेम तो हम कर लेंगे, इसीलिए अपने आप को टाइम फ्रेम देना ज़रूरी है। इस एक चीज़ को मुझे चूज़ करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे खाना खाना है, मुझे क्या बनाना है, क्या मंगाना है, क्या ऑर्डर करना है, मुझे ये डिसाइड करना है, तो मुझे 10 मिनट के अंदर इसको चूज़ कर लेना है। ये कुछ छोटे डिसीजन मेकिंग के लिए हम अपने लिए 10 मिनट का स्लॉट रख सकते हैं। अवॉइड करना है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस को। जितने ज़्यादा ऑप्शंस उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स। एक टॉपिक को रिसर्च करने के लिए शायद 4 से 5 सोर्सेज काफ़ी होते हैं, पर अगर हम जो आ रहा है हमारे रास्ते में वो सब हम एक्सप्लोर ही किए जा रहे हैं, उसी के ऊपर सब रिसर्च करते जा रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग तो कभी होगी ही नहीं। तो जेफ बेजोस एक अपना रूल बताते हैं, 70% रूल। वो ऐसा बताते हैं कि अगर आपके पास 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप अपना डिसीजन आसानी से बना सकते हैं एंड मेक द डिसीजन विद 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि 100% पे पहुंच करके ही हम डिसीजन लेंगे, क्या पता हम 100% पहुंचते पहुंचते थक जाएं। 100 तो हमारे रास्ते में भी पूरा हो जाएगा ना। ये जो स्ट्रैटेजी होती है एक्शन फर्स्ट रिफाइन लेटर, ये बोलने के लिए नहीं होती है, ये सच में अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर कोई डिसीजन छोटा है और रिवर्सिबल हो सकता है तो उसको हमें पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग बहुत बड़ा डिसीजन और वो परमानेंट हो जाए। उससे बेटर ये है कि आप छोटा रिवर्सिबल डिसीजन ले लें। क्योंकि हमने किसी मीम पेज पे देख लिया क्विट योर जॉब, तो हम जॉब ही क्विट करके बैठ जाएं, ये तो बहुत बड़ा परमानेंट डिसीजन हो गया ना। तो उससे बेटर ये है कि हम किसी साइड हसल में पहले जाएं। साइड हसल अगर नहीं काम करी तो वो क्या है, वो एक छोटा और रिवर्सिबल डिसीजन है। तो उस साइड हसल से हम वापस भी आ सकते हैं अपने परमानेंट जॉब में। मीम पेजेस की सुन के अगर हम अपने जॉब क्विट करने बैठ गए तब तो हो गया। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने इंट्यूशन के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, अपने ऊपर भी भरोसा करना चाहिए। इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइफ, तो मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगी अपने लिए ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी गट फीलिंग होती है वो एक्यूरेट होती है। गट फीलिंग बहुत कम ऐसा होता है कि गलत हो जाए। तो इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, पर यहाँ पे स्टॉपेज लगाते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।